चलिए आज की जो क्लास है हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं नए चैप्टर की ओर, और वो है वायुमंडल। ठीक है, हम लोग आज वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल कैसे बनता है, और वायुमंडल जो है का संगठन और संरचना, दो चीज़ें आज हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि वायुमंडल का संगठन कैसे होता है और संरचना कैसे होती है। और ये दोनों क्वेश्चन आपको प्री में भी आते हैं और मेंस में एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वायुमंडल का संगठन बताइए और वायुमंडल की संरचना बताइए। तो आप लोगों को दोनों के बारे में आज हम विस्तार से बताएंगे। ठीक है, तो वायुमंडल का संगठन क्या होता है और वायुमंडल की संरचना क्या होती है। ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत होता है, और बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्या कह रहा है ये। तो पृथ्वी के चारों ओर जो गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन पारदर्शी गैसों के सम्मिश्रण का एक विशाल आवरण है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जितनी भी गैसें हैं ये सारी गैसें क्या होती हैं कि रंगहीन है। समझ में आया ना, उनमें कोई रंग है और ना ही वो गंधहीन है, मतलब कोई उनमें कोई खुशबू भी नहीं है, उसमें कोई महक भी नहीं है। ठीक है, और स्वादहीन, उनका कोई स्वाद भी नहीं है। ठीक है, पारदर्शी होती है, जैसे हम लोग यहाँ से तारा भी देख सकते हैं, सूरज भी देख सकते हैं, रात में चांद भी देख सकते हैं, तो पारदर्शी है, बीच में कोई रुकावट गैसें पैदा नहीं करती हैं वायुमंडल में। ठीक है, इसीलिए कहा गया पृथ्वी के चारों ओर गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन पारदर्शी गैसों के मिश्रण का एक विशाल आवरण होता है। ठीक है, जो कई सौ किलोमीटर मोटा है। इस आवरण को ही वायुमंडल कहा जाता है, एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है ना, जो कई सौ किलोमीटर तक है और गैसों का मिश्रण होता है इसमें गैसें क्या है, इसमें सारी गैसें मिश्रित हैं। ठीक है ना, इसमें गैसों का मिश्रण किया गया है। आगे, यह सौर विकिरण के लघु तरंगों के लिए पारदर्शी हैं। ठीक है, जो सूर्य की किरणें आती हैं वो लघु तरंगों में आती हैं, तो उनके लिए पारदर्शी हैं, रोक नहीं पाती हैं। लेकिन पार्थिव विकिरण की लंबी तरंगों के लिए अपारदर्शी हैं। ठीक है, ये कैसे होता है समझा देता हूँ पहले मैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो ये कह रहा है देखो ध्यान से, जैसे ये है सन है और ये सन है और ये आपका पृथ्वी है। तो जब पृथ्वी, सूर्य की किरणें पृथ्वी पे आती है तो ऐसे बहुत तेजी से आती हैं, तो इनको हम बोलते हैं लघु तरंगे। तो वायुमंडल में जितनी भी गैसें भरी हैं ये रोक नहीं पाती हैं। ठीक है, चली आती हैं, लेकिन जब सूर्य किरणें पृथ्वी पे आती है तो पृथ्वी से जब वापस जाती है तो उसको पार्थिव विकिरण कहते हैं, और यह दीर्घ तरंगों में ऐसे जाती हैं। तो जब ऐसे दीर्घ तरंगों में जाती हैं तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, रोक लेती है। ठीक है, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, याद रखना कि सूर्य की किरणें जो है लघु तरंगों में आती हैं और दीर्घ तरंगों में या पार्थिव किरण विकिरण के माध्यम से वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैं। तो सूर्य की रोशनी 100% आती है और 100% वापस अंतरिक्ष में चली जाती है, लेकिन आने का क्रम दूसरा होता है और जाने का क्रम दूसरा होता है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखो यही लिखा है, लेकिन पार्थिव विकिरण, अब पार्थिव विकिरण क्या है समझ में आ गया सबको, कि जो सूर्य रोशनी वापस जा रही है वो उसकी बात कर रहा है कि लंबी तरंगों के लिए अपारदर्शी हैं। इस प्रकार यह ऊष्मा को लेकर पृथ्वी पर जीवन योग्य औसत तापमान बनाए रखती है। अगर सूर्य रोशनी जो है वो वापस जाती है तो उसको CO2 क्या करती है, रोक लेती है और पृथ्वी को गर्म करती है। जैसे मैं एक बार फिर समझा देता हूँ, जिस समझ में आपको चीजें बिल्कुल आ जाएं। ठीक है ना, जैसे ये है पृथ्वी है और ये सन है। जब सन की से किरणें आती हैं तो लघु तरंगों में आती हैं और जाती कैसे हैं, दीर्घ तरंगों में। तो जब दीर्घ तरंगों में जाती हैं तो CO2 जो होती है, CO2 गैस जो होती है वो इन ऊष्मा को रोक लेती है और अंतरिक्ष में नहीं जाने देती है। अंतरिक्ष में नहीं जाना, न जा करके वो ऊष्मा वापस कहाँ आती है, पृथ्वी पर वापस फिर आती है और हमारी पृथ्वी गर्म होती है। ठीक है, तो हमारी अगर पृथ्वी गर्म ना हो तो हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। ठीक है ना, तो यही वो समझाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, वो बता रहा है। ठीक है, अब चलते हैं वायुमंडल का संगठन। हम वायुमंडल के संगठन की बात करेंगे कि वायुमंडल का संगठन होता क्या है। तो जो विभिन्न गैसें होती हैं, गैसों के मिश्रण को ही हम संगठन कहते हैं। और संरचना क्या होती है, तो जो
वायुमंडल कितनी परतों का बना है, जब हम उसको पढ़ते हैं तब उसको संरचना कहा जाता है। तो वायुमंडल का संगठन विभिन्न गैसों का बना है और संरचना विभिन्न परतों में बनी है। हम एक एक करके आपसे चर्चा करेंगे बिल्कुल, जिससे आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, जैसे सबसे पहले जो है वायुमंडल का संगठन। अब संगठन क्या है? तो विभिन्न गैसों का यह मिश्रण जो होता है उसी को हम संगठन कहते हैं। वायुमंडल अनेक गैसों का यांत्रिक सम्मिश्रण होता है। यांत्रिक मतलब कि उसमें जो है क्या कहते हैं, मिलावट जो होती है वो ऐसी होती है कि वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और वो हमें दिखते भी हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है क्या होती है, हमें जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन केवल ऑक्सीजन जाती है हमारे अंदर। ठीक है, नाइट्रोजन और अन्य गैसें हमारे अंदर नहीं जा पाती हैं। ठीक है ना, तो मिश्रण होता है। या गैसों, जलवाष्प और धूल कणों से बना होता है। हमारे वायुमंडल में गैसें भी हैं बेटा, ध्यान देना। हमारे वायुमंडल में जलवाष्प भी है और हमारे वायुमंडल में धूल कण भी है, ये सब है इसमें। ठीक है, सारणी में हवा में उपस्थित उन गैसों का वितरण है जो वायुमंडल में निचली परतों में पाया जाता है। जैसे सबसे पहले है नाइट्रोजन। सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट गैस है और ये हमारे वायुमंडल में कितनी है, 78 ठीक है 78.03% नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, अब याद रखना यह वायुमंडलीय गैसों में सर्वप्रमुख होती है। तो सबसे अधिक परसेंटेज किसका हो गया, नाइट्रोजन का। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि नाइट्रोजन जो है ये पौधों के लिए बहुत आवश्यक होता है। जैसे मैं आपको समझा देता हूं पहले। जैसे यहाँ पे मान लिया कोई पौधा है, ये इसकी जड़ है और ये इसकी पत्तियां हैं, ऊपर निकली हुई है पत्तियां हैं। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान समझना। जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है उसको पौधे पत्तियों से नहीं ले पाते हैं, उसको कहाँ से लेते हैं, जड़ों से लेते हैं। तो वो नाइट्रोजन जड़ों से लेते हैं, तो जड़ों में मिट्टी में नाइट्रोजन मिलाया किसने? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाने का काम किसने किया, कि जिससे मिट्टी में मिल गया और मिट्टी में जड़ें उसको खींच करके ले गई और पौधों को विकास के लिए, ग्रोथ के लिए वो डेवलपमेंट होती चली गई। ठीक है, अब यहाँ हमें जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है वो यही है, देखिए ध्यान देना कि यह वायुमंडलीय गैसों में सर्वप्रमुख होता है। ध्यातव्य है कि इस स्वतंत्र वायुमंडलीय नाइट्रोजन का लिगुमिनस पौधे तथा शैवाल आदि प्रजातियां मृदा में अस्थिरीकरण करती हैं। इसका मतलब ये होता है, बहुत सिंपल बात है, कि हमारे जो पौधों की जड़ें होती हैं उन जड़ों में कई जीवाणु पाए जाते हैं। कई जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु क्या करते हैं, जो जड़ों में होते हैं, ये वायुमंडल के नाइट्रोजन को पकड़ते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। तो एग्जाम में पूछा गया है कि वायुमंडल के नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाने का काम कौन करता है? तो वो जीवाणु करते हैं। वही जीवाणु और शैवाल आज प्रजातियां होती हैं जो स्थिरीकरण करती है। अस्थिरीकरण करती हैं, फिक्शन इसे कहते हैं, फिक्शन करती हैं। फिक्शन का मतलब क्या हुआ कि मिलाना। ठीक है, तो मिलाने का काम करते हैं कौन, जीवाणु करते हैं। तो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में बहुत ज्यादा पाया जाता है, लेकिन इसका यूज हम जो है कहाँ करते हैं, मृदा में किया जाता है उसके उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए। लेकिन नाइट्रोजन का यूज और बहुत जगह होता है। जैसे बेटा आप लोग याद रखना, कहाँ, तो जो वायुयान होते हैं, हवाई जहाज के जो टायर होते हैं उसके अंदर भी जो है वो नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है, क्योंकि जब प्रेशर पड़ता है, जहाज उतरता है, ऑक्सीजन भरा होगा तो फट जाएगा, तो इसीलिए क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ठंडी गैस होती है तो वही उसमें भरी जाती है। ठीक है ना। इसके अलावा नाइट्रोजन का यूज क्या होता, कहाँ होता है, तो जो हमारे पशु होते हैं उनके स्पर्म रखे जाते हैं उसी में। ठीक है, ठंडे में करके नाइट्रोजन में ही रखा जाता है कि जिससे वो बने रहें और जो है भविष्य के लिए उनको सुरक्षित रखा जाता है कि पुनः उत्पादन किया जा सके, मतलब नए बच्चे पैदा किए जा सके। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन का यूज है हमारे जीवन में, हमारे लिए भी नाइट्रोजन का यूज है और जीव जंतुओं के लिए भी नाइट्रोजन का यूज है। ठीक है ना, तो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में सबसे प्रमुख गैस है, इस बात को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना। अगला है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो गैस है वो कितना परसेंट है, तो लगभग 20.99
परसेंट है, लगभग 20.99% जो है, लगभग 21% ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंस आप सबको पता है कि ऑक्सीजन जो है ये हमारे जीव जंतुओं और सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और ऑक्सीजन की उत्पत्ति कैसे होती है तो सबको पता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होती है। ठीक है, जैसे ये पौधा है, ये इसकी पत्तियां हैं, और CO2 की ये क्या कहते हैं, CO2 हमारे वायुमंडल में होता है, तो CO2 ग्रहण करते हैं पौधे और सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और ऑक्सीजन की उत्पत्ति करते हैं। तो जो CO2 होती है वो ऑक्सीजन का क्या हो गया, कच्चा माल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ऑक्सीजन का कच्चा माल क्या होता है, तो वो CO2 गैस होती है। तो वायुमंडल में अगर CO2 ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, पौधे लगाने के लिए बात करते हैं कि जितना पौधा लगाएंगे, जितना पेड़ लगाएंगे, उतना ही जल्दी जो है हमारे जो वायुमंडल में CO2 की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो उसको ग्रहण करके किस में बदल दिया जाएगा, ऑक्सीजन में बदल दिया जाएगा। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उत्पत्ति कैसे होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। देखो यह लिखा है कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। हम जब धरातल से 120 किलोमीटर के ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसलिए देखा होगा जो पर्वतारोही होते हैं, जब वो पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो गैस सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन क्या होता है, खत्म हो जाता है। इसके अलावा जो वायुयान होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, जब वो उड़ते हैं तब भी देखो वहाँ पे ऑक्सीजन के वहाँ वो लगाए रहते हैं कि ऑक्सीजन अगर कमी हो तो आप लोग तुरंत ऑक्सीजन लगा लें। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन सबको पता ही है। तो ये याद रखना, ये 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाती हैं। यह जंतुओं तथा पौधों, मनुष्यों के लिए प्राणदायिनी गैस होती है। धातव्य है कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायुमंडल में विशुद्ध ऑक्सीजन विमुक्त करते हैं। विमुक्त मतलब होता है रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। तो पौधों से ही, पेड़ पौधों से ही हमें ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है और हमें मिलता है ऑक्सीजन। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट गैस है और इसका मात्रा कितनी है ये आपको याद रखना बेहद जरूरी है। ठीक है, अब हम आते हैं सीधे कार्बन डाइऑक्साइड पे बात करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस कितनी है हमारे वायुमंडल में, तो 0.03% है ये। ठीक है, ये ऑक्सीजन गैस है और ये ऑक्सीजन गैस अगर ना होती, ये CO2 गैस ना होती तो हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं होता। ठीक है, तो ऑक्सीजन के उत्पादन में लिए कच्चा माल कौन है, तो कच्चा माल है आपका CO2 गैस है। ठीक है, इसके अलावा CO2 गैस अगर हमारी पृथ्वी को गर्म रखती है। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि पृथ्वी से, मैं समझा देता हूँ फिर से। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है, जैसे यहाँ पे ध्यान देना, मैं फिर से बता देता हूँ बेटा आप लोगों को। जैसे पृथ्वी है, ये सन है, तो सन से जब रोशनी आती है तो लघु तरंगों में आती है, लेकिन जाती कैसे है, दीर्घ तरंगों में जाती है। तो CO2 जो लेयर होती है वो उसको रोक लेती है और पुनः हमारी पृथ्वी पर ऊष्मा भेजती है, यही CO2 गैस। तो हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है और हमें जो है जीवन संभव होता है। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन अगर ये आ जाए, बहुत ध्यान समझना बेटा, कि जैसे हमारी पृथ्वी है, ये सन है, अगर पृथ्वी के ऊपर CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो हमारी पृथ्वी ज़्यादा गर्म होगी। तो जब ज़्यादा गर्म होगी तो ग्लेशियर जो हैं, जितने भी हिमनद पहाड़ों पर ग्लेशियर हैं, वो सब क्या होंगे, पिघल जाएंगे। पिघलेंगे तो वहाँ की वहाँ का क्या हो गया, बर्फ़ पिघल जाएगी, तो फिर नुकसान हो गया। और जब बर्फ़ पिघलेगी तो सारा पानी नदी में आएगा, और नदी में जब पानी आएगा तो मैदानों में क्या हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ भी नुकसान हुआ, एक आपदा आ गई। तो CO2 देखो कितना नुकसान कर रहा है, बर्फ पिघला दिया, मैदानों में बाढ़ ला दिया, और ये सारा पानी कहाँ जाएगा, सागर के अंदर। तो जब सागर में जाएगा तो जल स्तर क्या होगा, ऊपर आ जाए, सी लेवल ऊपर आ जाएगा। और जब सी लेवल ऊपर आ जाएगा तब क्या होगा कि जो आइलैंड सारे हैं वो डूब जाएंगे, जैसे मालदीव, लक्षद्वीप, मॉरिशस, अंडमान निकोबार, ये सब आइलैंड क्या होंगे, डूब जाएंगे। क्यों, क्योंकि जल स्तर बढ़ता जाएगा। तो एक CO2 के कारण ही क्या हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है प्रकृति को, हमको भी नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि CO2 जो है रिलीज कम किया जाए फैक्ट्रियों के माध्यम से, और मान लो अगर होता है तो इतना पेड़ लगा दिया जाए कि जिससे CO2 की मात्रा वायुमंडल में कम बनी रहे। ठीक है ना, अब गौर करना, तो CO2 की मात्रा हमारे वायुमंडल में कितनी है, तो 0.03% है।
ठीक है। यह मौसम विभाग विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। ठीक है, मौसम विभाग के अनुसार यह सबसे महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है। वही मैंने आपको समझाया कि सूर्य की किरणें जब आती हैं, सौर विकिरण उसे कहते हैं, जब सूर्य किरणें जब आती हैं उसे सौर विकिरण कहते हैं, तो वो उनके लिए तो पारदर्शी होता है, उनको जाने देता है पृथ्वी पर। लेकिन जो सूर्य जो पृथ्वी से टकरा के ऊष्मा वापस जाती है उसे हम पार्थिव विकिरण बोलते हैं, और ये जाने नहीं देता है उसको और रोक लेता है। ठीक है, तो ये अपारदर्शी होते हैं। ठीक है, आगे CO2 का जब वायुमंडल में सांद्रता बढ़ जाती है, सांद्रता मतलब मात्रा बढ़ जाती है, तो अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कौन कौन समस्याएं होती हैं, जैसे यहाँ मैंने अभी बताया भी था आप लोगों को, जिसे लिखा है 2 प्रमुख कारणों के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में CO2 की मात्रा तेजी से बढ़ती जा रही है। तो कह रहा है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा क्यों ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो क्यों बढ़ रही है, क्योंकि बढ़ती दर से हम जीवाश्म के दहन के कारण CO2 का अधिकाधिक मात्रा में वायुमंडल में विमोचन कर रहे हैं। हम जीवाश्म ज़्यादा जला रहे हैं, जैसे हम कोयला जला रहे हैं, हम पेट्रोल जला रहे हैं, हम प्राकृतिक गैस जला रहे हैं। तो ये सारे जो हम जलाते हैं ये सब क्या है, जीवाश्म है, ये जीवाश्म खनिज होते हैं। तो जब हम कोयला जलाते हैं तो CO2 जाएगा, कहाँ जाएगा, वायुमंडल में जाएगा। तो जितना हम जीवाश्म का दहन करेंगे जीवाश्म का, उतना ही जो है हमारे वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। आगे क्या कह रहा है, दूसरा कारण क्या है, तीव्र गति से वन विनाश के कारण वन क्षेत्रों में ह्रास होने के कारण CO2 के उपयोग में निरंतर कमी आई है। अगर हम जंगल काट देंगे तो ऑक्सीजन उत्पन्न होगा नहीं, और ऑक्सीजन के लिए कच्चा माल कौन है, CO2 है। तो जब CO2 नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो पौधा कट जाएंगे, पेड़ कट जाएंगे, तो CO2 तो बना रह जाएगा और ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, आगे वायुमंडल में CO2 के सांद्रण में वृद्धि होने से हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि होगी। वही मैंने आपको बताया था, उसी को व्यवस्था को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, जिस कारण निचले वायुमंडल और धरातलीय सतह के तापमान में वृद्धि होगी। ध्यातव्य है क्योटो प्रोटोकॉल 97 में के द्वारा इसकी मात्रा में कमी किए जाने के बारे में वैश्विक सहमति बनी थी। मतलब ये हुआ कि क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो कहाँ है, तो जापान का एक शहर है। ठीक है, वहीं पर एक बार समझौता हुआ था 1997 में कि जो है CO2 की मात्रा में कमी की जाए, उस पर डिस्कशन हुआ था वहाँ पे। तो वही वो बात कर रहा है कि CO2 की मात्रा में जो कमी की जाए इसके लिए क्या क्या किया जाए। ठीक है ना। इसके अलावा अगली गैस है ओजोन। ओजोन भी हमारे वायुमंडल में एक प्रमुख गैस है। ठीक है ना, यह लिखा है मौसम की दृष्टि से ओजोन वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है। यद्यपि वायुमंडल में इसकी मात्रा बहुत कम पाई जाती है, किंतु सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों के अवशोषण के गुण के कारण यह अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमारे यह जो ओजोन परत है ये हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, एक लेयर में पाई जाती है। इसकी मोटाई 15 से लेकर ये 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाई जाती है। ठीक है, और ये जो है इसकी संघनता कितनी है, 15 से 35 किलोमीटर मोटी है ये गैस परत है, समताप में पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है क्या करती है, जो सूर्य की किरणें जब आती हैं तो उसमें पराबैंगनी किरणें होती हैं तो उनको वो रोक लेती हैं। ठीक है, और रोक करके उनको रोक लेती है, एक तरह से कहते हैं ना छन्नी का काम करती है। जैसे चाय हम छानते हैं ना तो चाय की पत्ती क्या होती है, रुक जाती है ऊपर और चाय नीचे गिर जाती है, वही सेम कंडीशन इसके साथ होता है। तो जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको रोक लेती है और केवल सूर्य किरणें आती हैं। तो पराबैंगनी किरणें क्या करेंगी, अगर आ जाएंगी हमारे धरातल पे तो हमारे शरीर को जला देंगी। ठीक है, हमारे स्किन को जला देंगी, हमारी स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है ना, जीव जंतुओं के लिए नुकसानदायक होती है। इसीलिए ओजोन गैस का होना हमारे वायुमंडल में एक कहा जाता है ना कि भगवान का वरदान है, कि वो जो क्या करती है हमारी पृथ्वी को में कुछ एक तरह से सेफ्टी करती है, वो सेफ्टी वाल्व की उसकी तरह है, क्या कहते हैं, सुरक्षा कवच की तरह है ये। ठीक है ना, यह पृथ्वी की सतह से 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है, किंतु इसकी संघनता कहाँ ज्यादा होती है, तो 15 से 30 किलोमीटर के बीच इसकी अधिकता ज्यादा होती है, मोटी ज्यादा होती है। लेकिन जो CO2 गैस, ओजोन गैस है, इसका नुकसान भी हो रहा है।
कैसे हो रहा है वही आगे लिखा है सुपरसोनिक जेट विमान। सुपरसोनिक जो जेट विमान होते हैं जब वो चलते हैं तो क्या करते हैं, उसको गैस निकालते हैं, कौन सी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। और एयर कंडीशनर जो होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं आदि से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। तो ये सब क्या करते हैं, ये हमारे वायुमंडल में जा करके और ओजोन परत को में छेद कर देते हैं। तो वायु पूछा जाएगा एग्जाम में कि जो ये ओजोन गैस है उसको कौन सी गैस नुकसानदायक करती है, ठीक है। तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसानदायक जो गैस है वो कौन है, CFC गैस है, ठीक है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। एयर कंडीशन से निकले हुए ये सब निकलते हैं। तो ये सब हमारे जो एयर कंडीशनर हैं, रेफ्रिजरेटर हैं, फ्रिज हैं, AC हैं, तो इन सबसे गैस जो निकलती है ये CFC, ये हमारे वायुमंडल में जाकर के ओजोन को क्या करती है, छेद कर देती है। तो ओजोन, इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा छेद होने से क्या होता है कि पराबैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी पर आ जाती हैं और हमारे शरीर को और हमारे जीव जंतु सबको नुकसान पहुंचाती हैं। और इसको छेद को भरने के लिए ही एक समझौता हुआ था 1987 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है। इसी शहर में 1987 में पहली बार समझौता किया गया कि ओजोन परत को कैसे छेद से बचाया जाए, ठीक है ना। क्योंकि 1985 में ही पहली बार हमें छेद के बारे में पता चला था, इसीलिए 87 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मतलब होता है समझौता हुआ, ठीक है। समझौता हुआ और कि जो ओजोन में छेद हो रहा है उसको ना किया जाए। देखा होगा आजकल जो AC आते हैं, फ्रिज आते हैं, तो AC में आजकल क्या होता है, लिखा होता है ओजोन फ्री, मतलब कि जो गैस है AC है उसमें से CFC गैस नहीं निकलेगी, ठीक है ना। तो ये जो हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए फायदे, ये नुकसानदायक होती गैसें होती हैं, ठीक है, CFC गैस और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो सुपरसोनिक विमान जो लड़ाकू विमान होते हैं उनके जो धुएं निकलते हैं उसमें कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। तो ये सब गैसें जा करके और हमारे वायुमंडल हमारी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ओजोन परत के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसके बाद में अगला है जलवाष्प। जलवाष्प क्या होता है, तो जल की जो मात्रा होती है वायुमंडल में, जो जल की मात्रा होती है उसी को हम बोलते हैं जल वाष्प। देखो यह लिखा है वायुमंडल में इसकी मात्रा ताप आधारित होती है, जहाँ तापमान ज़्यादा होता है वहाँ पे ज़्यादा, जहाँ कम और जहाँ तापमान कम होता है वहाँ ज़्यादा, ठीक है। जिसे लिखा है सामान्यतः 0 से 4% तक पाई जाती है। गर्म और आर्द्र उष्ण कटिबंध में यह हवा के आयतन का 4% होती है, जबकि ध्रुवों में ठंडे और रेगिस्तानी जैसे शुष्क प्रदेशों में यह हवा जो है आयतन के 1% से भी कम पाई जाती हैं। विषुवतः वृत्त से ध्रुवों की तरफ जलवाष्प की मात्रा में कमी होती जाती है। जो ये लिखा है जिसे यहाँ गौर करना, हवा में जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा है, ठीक है, ये विषुवत रेखा है और ये है ध्रुव है। तो जब ध्रुव के पास जाते हैं, ठीक है, जब ध्रुव के पास जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि बर्फ ज्यादा होती है, वहां तापमान कम होने से वाष्पीकरण क्या होगा, बहुत कम होता है, ठीक है ना। वहां पे वाष्पीकरण कम होता है और जब वाष्पीकरण कम होगा तो वहां पे क्या होगा कि हवा, नमी की मात्रा हवा में क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। जबकि विषुवत रेखा के पास तापमान ज्यादा होता है तो वहां वाष्पीकरण क्या होता है, ज्यादा होता है। और जब वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो वहां पे हवा में नमी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। ठीक है ना। अब यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ वही लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन IAS में आते हैं कि विषुवत वृत्त से अगर ध्रुव की तरफ जाते हैं तो जलवाष्प की मात्रा में कमी होती है या अधिकता होती है, तो कमी होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ तापमान कम होता है, जब तापमान कम होगा तो वाष्पीकरण कम होगा और जब वाष्पीकरण कम होगा तो क्या होगा कि जो है वो नमी की मात्रा कम रहेगी, ठीक है। भूतल से 5 किलोमीटर तक वायुमंडल में समस्त वाष्प का 90% भाग पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की भांति जलवाष्प भी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। जो हमारी ओजोन परत है, जो हमारी पृथ्वी गर्म होती है, उसमें जलवाष्प का भी योगदान होता है। ये हमारी ये क्या करती है, हीट करने में योगदान करती है, क्योंकि पानी की बूंदें होती हैं तो जब गर्म होती हैं तो हीट करती हैं हमारी पृथ्वी को, ठीक है। वाष्प के कारण
ही सभी प्रकार की संघनन और वर्षण तथा उनके विभिन्न रूप बादल, तुषार, जलवृष्टि, हिम, ओस, ओला आदि का सृजन होता है। हमारे वायुमंडल में जो ये जलवाष्प होता है उसी के कारण बादल भी बनते हैं, तुषार भी होता है जो शीत पड़ती है, सुबह सुबह देखा होगा घासों पे, जल वृष्टि होती है जो पानी बरसता है, हिम होता है जो बर्फ होती है, ओस होती है, और ओला हो जो ठंडियों में ओला पड़ता है। ठीक है, तो ये सब क्यों होता है? ये जल ये किसके कारण होता है? तो ये हमारे वायुमंडल में जो नमी होती है, जलवाष्प होता है, उसी के कारण होता है। अगर वो ना हो तो ये सब की घटनाएं हमारे वायुमंडल में नहीं हो पाएंगी। ठीक है ना। ध्यातव्य है कि वायुमंडल में समस्त जलमंडल का 0.001% भाग सुरक्षित रहता है। तो जलवाष्प जो है हमारे कितना काम आता है ये आपको यहाँ बता दिया गया है। जलवाष्प हमारे जीवन में, हमारे ज्योग्राफी में, हमारे हर तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये वर्षा कराने में, तुषार, जलवृष्टि, कोहरा, हर चीज में योगदान इसका होता है। ठीक, इसका जलवाष्प का होता है। ठीक है, और जलवाष्प किस पे डिपेंड करता है? तो तापमान पे। अगर तापमान ज़्यादा होगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, तो हवाओं में नमी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, और जब वाष्पीकरण कम होगा तो हवाओं में नमी की मात्रा क्या होगी? कम रहेगी। ठीक है ना। अब आते हैं धूल कण की बात कर लेते हैं। धूल कण भी हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम धूल कण के नुकसान को देखें तो धूल कण जो होता है हमारे नाक के माध्यम से हमारे फेफड़े में चले जाते हैं, हमारी आंख को नुकसान पहुंचाते हैं, आंख लाल हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और इससे लोगों की डेथ हो जाती है। ठीक है, लेकिन धूल कण हमारे वायुमंडल में के अलावा हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी होते हैं। ठीक है, कैसे? इससे बादल बनते हैं। बादलों का निर्माण जो होता है वो इसी से होता है। ठीक है ना। किससे होता है? धूल कणों से होता है। कोहरे का निर्माण भी इसी से होता है। इसके अलावा धूल कण जो है सूर्य की रोशनी को हमारी पृथ्वी तक लाने में योगदान भी यही करते हैं। ठीक है ना, हमारे पृथ्वी को तक लाने में योगदान भी इन्हीं का होता है। किसका होता है? तो ये होता है हमारे धूल कणों का योगदान होता है। ठीक है ना। तो धूल कण हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, नुकसान भी है और इनसे फायदा भी है। तो सूर्य की किरणें जो आती हैं हमारी पृथ्वी पर, वो लाने में योगदान किसका होता है? ठीक है, वो लाने में योगदान किसका होता है? इन्हीं का होता है। ठीक है ना। ठीक है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो धूल कण हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ठीक है, तो धूल कण जो है, जैसे वायुमंडल में जो लिखा है ना कि वायुमंडल में छोटे छोटे ठोस कणों को ही रखने की क्षमता होती है। धूल कण जो आप कभी देखना होगा, आप लोग देखा होगा, जैसे घर में जिससे अब कहीं कोई लाइट आ रही हो, जल रही हो, लाइट कोई जल रही हो, तो वो लाइट जब जलती है, सूर्य रोशनी आती है, देखा होगा घर में बहुत सारा अंधेरा हो और एक जगह से कोई प्रकाश आ रहा हो, देखिएगा बहुत सारा धूल कण उड़ते रहते हैं। तो वही धूल कण होते हैं। तो धूल कण के स्रोत क्या क्या होते हैं? तो ये छोटे कण, समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा, राख, पराग। पराग मतलब होता है जो पौधे होते हैं, जब वो झड़ते हैं तो उनमें छोटे छोटे जो है धूल निकलती हैं, उन्हीं को पराग कहते हैं। धूल उल्काओं से टूटे हुए कण से निकलते हैं। धूल कण प्रायः वायुमंडल के निचले भाग में जो है मौजूद होते हैं। धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है। इन क्षेत्रों में क्या होता है कि यहाँ गर्म ठंडी ज़्यादा होती है, तो धूल कण वहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, यही कारण है। ठीक है, जो विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में यहाँ अधिक मात्रा में होते हैं। धूल कण सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो कर्क और मकर रेखा के आसपास, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे वाष्पीकरण कम होता है। ठीक है, तो धूल कण वायुमंडल में हमेशा बने रहते हैं, नीचे नहीं आ पाते हैं। वर्षा होती है, कभी देखा होगा जब वर्षा होती है तो धूल कण क्या होते हैं? बरसते हैं और नीचे चले आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ धूल कण नीचे नहीं आ पाते हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में यही कारण है कि धूल कण यहाँ कम पाए जाते हैं। ठीक है ना, विषुवत रेखा पर और कहाँ? ध्रुवों पर। लेकिन उपोष्ण अर्थात कौन सा? शीतोष्ण, वो कर्क और मकर रेखा पे ज़्यादा पाए जाते हैं। कभी आप लोग देखा होगा जब बारिश होती है
तो बारिश होने के बाद देखो कि पूरा वातावरण साफ दिखाई देता है। क्यों? सारे धूल कण कहाँ चले जाते हैं? नीचे चले जाते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं। आर्द्रताग्राही मतलब कि ये क्या कर, धूल और नमक क्या करते हैं, ये पानी को खींचते हैं अपनी तरफ, और जब पानी को अपनी तरफ खींचते हैं तो उसमें पानी की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर के मेघों का निर्माण करते हैं। तो जब जैसे धूल कण है या नमक है, तो जब उसमें पानी जम जाएगा तो जब ढेर सारे नमक के कण होंगे तो पानी जमता जाएगा, उस पर जलवाष्प जमता जाएगा और जम करके वही क्या बन जाते हैं? बादल बन जाते हैं। तो अगर धूल कण ना हो तो बादलों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो मेघों के बादलों के निर्माण में इसके अलावा वर्षा, कोहरा, धुंध आदि इन्हीं के प्रतिफल हुआ करते हैं। अगर धूल कण ना हो तो वर्षा ना हुई होगी, कोहरा नहीं पड़ेगा, धुंध बादल नहीं होंगे, तो सबके निर्माण में योगदान किसका होता है? तो धूल कणों का। इसलिए हमारे वायुमंडल में धूल कण बहुत अपना स्थान महत्वपूर्ण रखते हैं अपने ये ज्योग्राफी में, खासकर वायुमंडल के संगठन में। सूर्य से आने वाली किरणों में प्रकीर्णन इन्हीं कणों के द्वारा होता है। प्रकीर्णन मतलब होता है, देखा होगा जब सूर्य किरणें आती हैं तो वो कई दिशाओं में फैल जाती हैं, तो उनको फैलाने का भी काम कौन करता है? तो ये यही करते हैं कौन? तो आपका धूल कण, जिस कारण आकाश का रंग क्या होता है? हमें नीला दिखाई देता है। आकाश का नीला रंग इसी कारण दिखाई देता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, और प्रकीर्णन कौन करता है? तो धूल कण ही करते हैं। ठीक है। सूर्योदय और सूर्यास्त और गोधूली के जो है कि समय रंग संभवतः पड़ जाते हैं, तो नैनाभिराम मतलब ये होता है रेड कलर का हो जाता है। देखा होगा सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है तो बिल्कुल रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है। तो रेड कलर का क्यों दिखाई? भगवा कलर दिखता है। भगवा कलर का क्यों दिखता है ऐसा? क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश जो आती है रेड लाल रोशनी, उसको क्या करता है? रोक करके फैला देता है वायुमंडल में। कौन फैलाता है? तो धूल कण फैलाते हैं। धूल कण का हमारे लाइफ में, हमारे उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। और वर्षा अगर धूल ना हो, धूल कण ना हो तो बादल नहीं बनेंगे और वर्षा तो बिल्कुल ही नहीं होगी। ठीक है ना। इसके बाद देखो यहाँ वायुमंडल के जितने भी संगठन है उनमें देखो यहाँ मैंने दे दिया है, जैसे गैसें, कौन गैसें हैं? भारी गैसें कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन कितना % है यहाँ दे दिया है, ऑक्सीजन कितना %। तो जितनी भी गैसें हैं उनका जितना % होता है मैं यहीं पे दे दिया, आपको यहीं बता दिया हूँ। एक टेबल में रहेगा तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है ना। ऑक्सीजन जो है कितना है? लगभग 21%। तो 99% तो क्या हो गई? यही दोनों गैसें हो गई। 1% में सारी गैसें हैं, कौन कौन सी? आर्गन। आर्गन भी हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.03%। ठीक है ना, 0.03%। हाइड्रोजन भी पाई जाती है 0.1%। और कई हल्की गैसें भी पाई जाती हैं जैसे नियान 0.0098%। ये सब सारे क्वेश्चन आते हैं, ये परसेंटेज पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है। इसके अलावा हीलियम भी पाया जाता है 0.005%। कीस्टोन भी पाया जाता है और जेनान भी पाया जाता है। तो सबसे कम जो पाई जाती है वो जेनान गैस पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा कौन पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है। तो सबका परसेंटेज यहाँ पे दे दिया गया है। सारी जितनी भी गैसें हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं सबको यहाँ पे एक % में दिया गया है। तो इसको याद रखना बेहद ज़रूरी है। ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि हमारे वायुमंडल में अगर क्रम से पूछ दें, जैसे क्रम पूछें सबसे ज़्यादा गैस कौन है, सबसे कम कौन गैस है, तो नंबर 1 पे कौन है? नाइट्रोजन। नंबर 2 पर ऑक्सीजन। नंबर 3 पर आर्गन। नंबर 4 पर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नंबर 3 पे ना होकर के कहाँ पे है? नंबर 4 पे है, क्योंकि इसका परसेंटेज कम है और आर्गन का परसेंटेज ज़्यादा है। ठीक है ना। तो ये याद रखना बेहद ज़रूरी है। क्रम जरूर याद रखना है, क्रम ही लोगों का भूल जाता है और उनसे गलतियाँ होती हैं। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है, जिससे आपकी कोई गलती ना होने पाए। और आप जो है एक आपको PDF मिल जाएगा, तो आप लोग इसको पढ़िएगा लगातार, जिससे आपको कोई दिक्कत ना होने पाए।